आज के इस व्याख्यान में हम देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता के उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, फिर भी इस राजनीतिक एकता को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक कारणों से भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग को ब्रिटिश भारत कहा जाता था, दूसरे भाग को भारतीय भारत अथवा देशी राज्य कहा जाता था। ब्रिटिश भारत पर अंग्रेज़ों का सीधा शासन था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से तथा 1857 के बाद ब्रिटिश ताज की ओर से इस पर शासन किया जाता था। दूसरा भाग भारतीय नरेशों के अधीन था और अंग्रेज़ों का इन पर अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण था। भारतीय देशी नरेश स्वेच्छाचारी शासकों की तरह अपने अपने राज्यों में शासन करते थे। अतः इन दोनों भागों में ब्रिटिश भारत और देशी राज्य, इनमें राजनीतिक संगठन की भिन्नता बनी रही। ब्रिटिश भारत एक राजनीतिक इकाई था और उसमें एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार शासन सूत्र संभाले हुए थी, किंतु देशी राज्य एक राजनीतिक इकाई नहीं थे। वे भिन्न भिन्न राजनीतिक सत्ताएं थीं जिनका प्रशासन एक दूसरे से भिन्न था। आपस में इनमें काफ़ी भिन्नता थी। कुछ राज्य बहुत बड़े थे, लेकिन अधिकतर राज्य जो हैं इसमें बहुत छोटे थे। कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर ये ऐसे राज्य थे जो जनसंख्या एवं राजस्व की दृष्टि से यूरोपीय राज्यों से बड़े थे। दूसरी ओर काठियावाड़ तथा पश्चिमी भारत के देशी राज्य भारत के नक्शे में सुई की नोक से ज़्यादा बड़े नहीं थे। क्षेत्रीय असमानता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में भी असमानताएं थी। अब हम देशी रियासतों पर सर्वोच्चता की उत्पत्ति से पहले ये देखते हैं कि देशी राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर हो जाने पर स्थानीय सूबेदारों ने और नवाबों ने तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने आप को केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर दिया। इसी क्रम में भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना इन्हीं राज्यों को जीतने के साथ शुरू हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। स्वतंत्रता से पूर्व इन देशी राज्यों की संख्या 562 थी। अतः भारत की ब्रिटिश सरकार, पहले कंपनी सरकार और बाद में ब्रिटिश ताज की सरकार, और भारत के देशी राज्यों के परस्पर संबंध कैसे रहे थे, इस पर अब हम विचार करते हैं। राजनीतिक भारत के देशी रियासतों पर जो अंग्रेजी सर्वोच्चता थी उसे सर्वोच्च सत्ता शब्द से संबोधित किया जाता है, उस राजनीतिक संबंध को। इस शब्द का अभिप्राय है एक शक्ति का नियंत्रण और दूसरी शक्ति की पराभव और पराधीनता। सर्वोच्च सत्ता सर्वोपरि है और इसी शक्ति का प्रयोग करके भारत की ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों तथा नरेशों के प्रति शक्ति का प्रयोग किया। भारतीय राज्यों के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि सभी राज्य एक श्रेणी में नहीं थे। पनिक्कर ने, जिनकी की देशी रियासतों पर पुस्तक है, भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी में ऐसे राज्य थे जिन्हें की संधियों के द्वारा अपने राज्य में पूर्ण एवं अखंड प्रभुसत्ता का अधिकार था। इनमें हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें थीं। दूसरा, ऐसे राज्य जो संधिगत राज्य होने पर भी केवल ब्रिटिश सरकार के निर्देशन में ही फौजदारी और दीवानी अधिकार तथा कानून बनाने के अधिकार का उपयोग करते थे। और तीसरे राज्य ऐसे थे जो कि दान पत्र और सनद द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ही जिन्हें स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई
उसे प्रसिद्ध विद्वान विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्टेट्स में 3 भागों में विभाजित किया है। इस नीति को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहली है सुरक्षित घेरे की नीति, जो कि 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर 1813 तक चली। दूसरी है अधीनस्थ अलगाव की नीति, जो 1813 से 1858 तक चली। और बाद की है अधीनस्थ एकीकरण की नीति। लॉर्ड कर्जन के बाद एक और नई नीति का सूत्रपात हुआ, जिसे अधीनस्थ सहयोग की नीति कहा जाता है। प्रत्येक भाग की नीतियों की कुछ विशिष्टताएं थी, हालांकि उसके अपवाद भी थे। अब हम इन तीनों भागों के जो विशेषताएं और नीतियां हैं उनके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हैं। सबसे पहला जो है सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति का समय है 1757 से 1813। इस काल में कंपनी ने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप तथा सीमित उत्तरदायित्व की नीति को अपनाया। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी ओर कंपनी ने यह भी प्रयास किया कि भारतीय राज्यों को एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने से रोका जाए। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद कंपनी निश्चित रूप से एक भारतीय शक्ति बन गई थी, लेकिन वह अभी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपने अधिकृत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित घेरे में सीमित रहने की नीति का कंपनी अवलंबन कर रही थी। क्योंकि यद्यपि उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता आ गई थी, लेकिन मूलतः वह अभी भी एक व्यापारिक कंपनी थी। इस समय कंपनी को मुख्य चिंता आत्मरक्षा की थी और इसीलिए उसने कुछ राज्यों से मैत्री संधियां की। इन संधियों का आधार समानता का था, क्योंकि कंपनी भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। सुरक्षित घेरे की नीति का सबसे अच्छा उदाहरण अवध के साथ 1765 की इलाहाबाद की संधि से को दिया जा सकता है। बंगाल सूबे को मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए कंपनी ने अवध का उपयोग सुरक्षित घेरे के रूप में किया। यह एक लचीली नीति थी, सुरक्षित घेरे की नीति, जो कि विभिन्न गवर्नर के समय पे सुविधानुसार बदली जा सकती थी। कंपनी ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में मौके के अनुसार हस्तक्षेप किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आधे मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जब लॉर्ड वेलेजली 1799 में भारत आया तो उस समय भारत में कंपनी के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा था, अतः हस्तक्षेप की नीति दोषपूर्ण सिद्ध हो रही थी। इसलिए वेलेजली ने यह आवश्यक समझा कि अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाले शासकों की स्थिति घटाकर अधीनस्थ की कर दी जाए। फलस्वरूप वेलेजली ने सहायक संधि प्रथा का सूत्रपात किया। उसने हैदराबाद और अवध जैसे बड़े राज्यों को भी सहायक संधि मानने के लिए विवश किया। लॉर्ड मिंटो ने 1809 में सिख राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। इस संधि का उद्देश्य उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना था जिन्हें रणजीत सिंह के आक्रमण का भय था। पनिक्कर ने स्पष्ट किया है कि इस काल में की गई संधियों की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला तो यह है कि समस्त संधियां समानता के आधार पर की गई थी। कंपनी ने अपनी प्रमुखता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। दूसरा, अपनी प्रजा पर शासकों का पूर्ण अधिकार बना रहा और राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी ने हस्तक्षेप नहीं किया।
वेलेज़ली ने भारत आने पर अपने 2 लक्ष्य बनाए। पहला, कंपनी की सत्ता को सर्वोपरि बनाना तथा भारतीय राज्यों को कंपनी का संरक्षण स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। दूसरा उसका लक्ष्य था भारत को फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त कराना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वेलेज़ली को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। देशी राज्यों की शक्ति क्षीण होने लगी थी, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे और कंपनी के विरुद्ध वे संयुक्त मोर्चा भी नहीं बना सकते थे। अतः वेलेज़ली ने देशी राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। भारतीय शासकों के दरबार और उनकी राजनीति में अंग्रेज़ों के प्रभाव को बढ़ाया और भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। और इस कार्य को करने में उसका महत्वपूर्ण हथियार था सहायक संधि। सहायक संधि कंपनी और देशी राज्यों के बीच होती थी। इसके अंतर्गत कंपनी संधि करने वाले राज्य को सैनिक सहायता देती थी सुरक्षा के लिए, और इसके बदले में राज्य या तो उस सेना का खर्च देता था या उस खर्च के बराबर आय का भूभाग कंपनी को हस्तांतरित कर देता था। राज्य की विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता था और अन्य राज्य से विवाद होने की स्थिति में अंग्रेज़ों को मध्यस्थ के रूप में उसे राज्य को स्वीकार करना पड़ता था। राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था जो कि शासन में परामर्श देता था। इन सब के बदले में कंपनी संरक्षित राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन देती थी तथा आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण से उस राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेती थी। सबसे पहले वेलेज़ली ने मित्र राज्यों को इस सहायक संधि के लिए विवश किया। उसके पश्चात जिन शक्तियों से युद्ध करना पड़ा उन पर विजय प्राप्त करके बलपूर्वक संधि थोप दी गई। हैदराबाद के निज़ाम और अवध के शासक के साथ बिना युद्ध किए केवल दबाव डालकर तथा मराठों और मैसूर के साथ युद्ध करने के उपरांत उनसे सहायक संधि की गई। परिणाम यह हुआ कि जब वेलेज़ली भारत से गया तब तक लगभग सभी महत्वपूर्ण भारतीय राज्य सहायक संधि कर चुके थे। वेलेज़ली ने उन सभी राज्यों को अपने अधीनस्थ कर लिया जिन्होंने कि कंपनी का संरक्षण प्राप्त कर लिया था। जिन राज्यों ने सहायक संधि को मान्यता नहीं दी थी वे भी ब्रिटिश सरकार के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। लेकिन एमएस मेहता यहाँ कहते हैं कि कंपनी संचालकों ने वेलेज़ली की नीति को पसंद नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने उसके उत्तराधिकारियों को भारतीय राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति के पालन का आदेश दिया। संचालक अभी भी पुराने सुरक्षित घेरे की नीति को ही अपनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुनः वेलेज़ली के पश्चात कॉर्नवालिस को भारत भेजा ताकि वह वेलेज़ली द्वारा अपनाई गई उग्र नीति को थोड़ा शांत कर सके। अगले 8 वर्षों में 1805 से 1813 में इस बात का प्रयास किया गया कि हस्तक्षेप की नीति की पुनर्स्थापना की जाए। यद्यपि इस नीति का भी दृढ़ता से पालन नहीं किया गया। (1805 से 1813 के इस काल में हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन का एक उदाहरण हमें 1809 की अमृतसर की संधि है, जिसमें लॉर्ड मिंटो ने सतलज पार के प्रदेशों को रणजीत सिंह के विरुद्ध ब्रिटिश संरक्षण प्रदान किया। समय के साथ धीरे धीरे इस हस्तक्षेप की नीति पर टिके रहना मुश्किल होता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब कंपनी ने
हस्तक्षेप की नीति का पूरी तरह से परित्याग कर दिया और एक नई नीति का सूत्रपात हुआ जिसे अधीनस्थ अलगाव की नीति कहा गया। अब दूसरा जो चरण है सर्वोच्चता के विकास के क्रम में, पहला था सुरक्षित घेरे की नीति, दूसरा है अधीनस्थ अलगाव की नीति। यह नीति 1813 से 1858 विद्रोह के समय तक बनी रही। 1813 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बनकर आया। उसे लगा कि हस्तक्षेप की नीति के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में है, अशांति फैल गई है, तो उसने पुनः ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने जिन देशी राज्यों से संधि की उसमें उसकी नीति रही कि संधि करने वाला राज्य ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करे तथा अन्य राज्यों से बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कोई संबंध स्थापित नहीं करे। इस प्रकार उसकी नीति राज्यों को अधीन करके उसे अन्य राज्यों से अलग कर देने की थी। अर्थात राज्य जो हैं उन्होंने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अधीनता स्वीकार करने के साथ वे अपने अन्य जो देशी समकक्ष देशी राज्य हैं उनसे अलग हो गए थे। वे पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। इसी कारण ली वार्नर ने इसे अधीनस्थ अलगाव की नीति कहा है। इस नीति के माध्यम से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पंजाब और सिंध को छोड़कर समस्त भारत पर कंपनी का प्रत्यक्ष या परोक्ष आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अवध पूर्ण रूप से अधीन राज्य बन चुका था। उसके आंतरिक मामलों में कंपनी का नियंत्रण था। मैसूर तथा कुछ अन्य राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। राजपूताना में कई बार शासक और सामंतों के बीच झगड़े का निर्णय देने के लिए सर्वोच्च सत्ता ने हस्तक्षेप किया। शासकों के घरेलू झगड़ों के अवसर पर या प्रजा के साथ संबंध बिगड़ने पर या आर्थिक संकट के समय भी कंपनी की सरकार ने राज्यों में खुलकर हस्तक्षेप किया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय सारे भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना हो गई तथा भारतीय राज्यों की प्रभुता उसी क्रम में घटती गई जिस अनुपात में ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास हुआ और यह सर्वोच्चता डलहौजी के काल तक अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ अलगाव की नीति जो अपनाई थी वो डलहौजी के काल तक चलती रही थी। इस युग की एक विशेषता यह थी कि कंपनी की सर्वोपरि सत्ता एक सत्य थी जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकते। देशी राज्य कंपनी की सेना की सहायता से अपना शासन चलाते थे क्योंकि उनकी निजी सैनिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वो कंपनी को चुनौती देने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। संपूर्ण भारत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार कंपनी ने ग्रहण कर लिया तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कंपनी अब इन राज्यों में खुलकर हस्तक्षेप करने लगी। हस्तक्षेप करना तो अब एक सर्वमान्य अधिकार बन गया था और डलहौजी के भारत आने तक ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। डलहौजी के काल में देशी रियासतों और डलहौजी के जो संबंध हैं उस पर हम चर्चा अगले अध्याय में करेंगे।